प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा में। आज विद्यार्थियों हम लोग प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। एक एक कर प्रश्नों के सवाल और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों आपके सामने, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? प्रिय विद्यार्थियों, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? टी.एस. इलियट की है, या जॉर्ज लुकाच की है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो विद्यार्थियों, पहले प्रश्न का सही उत्तर है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, साहित्य इतिहास लिखते समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। साहित्य इतिहास लिखते समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञान साहित्य, लोक साहित्य या फिर ऐतिहासिक साहित्य। क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? धार्मिक साहित्य सम्मिलित किया जाना चाहिए, रस साहित्य और ज्ञान साहित्य सम्मिलित किया जाना चाहिए, या लोक साहित्य या फिर ऐतिहासिक साहित्य। विद्यार्थियों जल्दी से उत्तर दीजिए। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों रस साहित्य और ज्ञान साहित्य। अगला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास में रसात्मक साहित्य के साथ ज्ञानात्मक साहित्य की स्थिति होनी चाहिए, प्रधान होनी चाहिए, प्रवर्तक होनी चाहिए, अनुवर्ती होनी चाहिए, या नाम मात्र की होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है अनुवर्ती होनी चाहिए। यानी साहित्य के इतिहास में रसात्मक साहित्य के साथ ज्ञानात्मक साहित्य की स्थिति अनुवर्ती होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न है, अतीत के किसी भी कथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन और विश्लेषण जो कालक्रम की दृष्टि से किया गया है, साहित्य कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है, राजनीति शास्त्र कहलाता है, या फिर इतिहास कहलाता है। चौथा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, अतीत के किसी भी कथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन और विश्लेषण जो कालक्रम की दृष्टि से किया गया है, क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है, या समाजशास्त्र कहलाता है, या राजनीति शास्त्र कहलाता है, या इतिहास कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न का सही उत्तर है कि इतिहास कहलाता है। पांचवा प्रश्न है विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के साहित्य इतिहास के अंतर्गत वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी को ही विस्तार क्षेत्र मानना। हिंदी भाषा के साहित्य इतिहास के अंतर्गत वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी को ही विस्तार क्षेत्र मानना, ये कौन सी दृष्टि है? संकुचित दृष्टि है, या समन्वयवादी दृष्टि है, या विस्तारवादी दृष्टि है, या फिर विद्यार्थियों निरपेक्ष दृष्टि है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संकुचित दृष्टि है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के साहित्य इतिहास के अंतर्गत उर्दू भाषा के साहित्य को भी सम्मिलित कर लिया जाना परिचायक है। हिंदी भाषा के साहित्य इतिहास के अंतर्गत उर्दू भाषा के साहित्य को भी सम्मिलित कर लिया जाना परिचायक है। धार्मिक संभाव का परिचायक है, या फिर भाषाई सहिष्णुता का, या फिर विस्तारवादी मत का परिचायक है, या विद्यार्थियों राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो विद्यार्थियों छठवें प्रश्न का सही उत्तर है विस्तारवादी मत। ये विस्तारवादी मत यानी तीसरा जो विकल्प है यह सही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों सातवां प्रश्न, साहित्य के इतिहास लेखन का संश्लिष्ट रूप वह है जिसमें युग चेतना और साहित्य चेतना का समन्वय हो,
घटनाओं और तिथियों के बीच सही तालमेल हो, या आधिकारिक रचनाकारों को सूचीबद्ध किया गया हो, या फिर जिसमें समाज के आर्थिक वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, जिसमें समाज के आर्थिक वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 7वें प्रश्न का सही उत्तर है युग चेतना और साहित्य चेतना का समन्वय। 8वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास में आज के समय में काल द्योतन की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाना चाहिए? साहित्य इतिहास के आज के समय में काल द्योतन की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाना चाहिए? विक्रम संवत का, हिजरी का, श्री कृष्ण संवत का, या ईसवी सन का? तो प्रिय विद्यार्थियों, 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ईसवी सन का। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास लेखन का कार्य कौन सी संस्था द्वारा किया जा रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास लेखन का कार्य कौन सी संस्था द्वारा किया जा रहा है, या कौन सी संस्था ने किया है? तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, या फिर अखिल भारतीय संस्था संघ, या नागरी प्रचारणी सभा, या विद्यार्थियों हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों नागरी प्रचारणी सभा। ये जो तीसरा विकल्प है, ये विद्यार्थियों तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इतिहास दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हीगल ने किया था, या मार्क्स ने किया था, या वाल्टेयर ने किया था, या कांट ने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों वाल्टेयर ने किया था। वाल्टेयर ने किया था, ये सही उत्तर होगा इसका विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, इतिहास दर्शन का अर्थ है, इतिहास दर्शन का अर्थ है, इतिहास दर्शन का अर्थ है कई ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ना, उन दृष्टिकोणों, विचारों व अध्ययन पद्धतियों के समूह को कहते हैं जिनका प्रयोग इतिहास के अध्ययन में संभव हो, अपने निजी दार्शनिक मतानुसार इतिहास को जांचना परखना, इतिहास के किसी काल विशेष पर चर्चा करना। तो इतिहास दर्शन का सही अर्थ है विद्यार्थियों उन दृष्टिकोणों, विचारों व अध्ययन पद्धतियों के समूह को कहते हैं जिनका प्रयोग इतिहास के अध्ययन में संभव हो। दूसरा विकल्प जो है वह विद्यार्थियों सही होगा। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है वह सही होगा। आइए विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इतिहास दर्शन का अर्थ है। अगला प्रश्न जो है यहाँ इतिहास दर्शन का अर्थ है, ये हो गया है। अब आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। इतिहास के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण क्या है? इतिहास के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा है विद्यार्थियों? विकल्प नंबर 1 है आदर्शमूलक आध्यात्मिक, विकल्प 2 है वस्तुनिष्ठ तर्कमूलक, विकल्प 3 है भावात्मक, या फिर 4 है विश्लेषणात्मक। तो विद्यार्थियों 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप जल्दी से अनुमान लगा करके बताइए। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों आदर्शमूलक आध्यात्मिक, पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 13वां। अगला प्रश्न जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या रहा है? इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या रहा है? समन्वयात्मक रहा है, या फिर संश्लेषणात्मक रहा है, या वस्तुपरक रहा है, या विद्यार्थियों भावपरक रहा है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप जल्दी से बताइए। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों वस्तुपरक। अगला प्रश्न है इतिहास के प्रथम व्याख्याकार कौन हुए? ये इतिहास की बात की जा रही है, न केवल आप इसको हिंदी साहित्य के इतिहास को न समझिए, इतिहास को समझिए। तो इतिहास के प्रथम व्याख्याकार जो हुए थे वो कल्हड़ हुए थे,
या हेरोदोतस हुए थे, या आर्किमिडीज हुए थे, या आइंस्टीन हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा हेरोदोतस हुए थे। अगला प्रश्न है, हेरोदोतस ने इतिहास को किस दृष्टिकोण से ग्रहण किया? हेरोदोतस ने इतिहास को किस दृष्टिकोण व अर्थ में ग्रहण किया? तो विद्यार्थियों, अतीत का पुनराख्यान, खोज, गवेषणा या अनुसंधान? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, आगे विकल्प में हम देखते हैं, जो अगला विकल्प है, अतीत का श्रद्धापूर्ण स्मरण, एक ज्ञानानुशासन। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, आप जानिए 15वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, ये आप देखिए, खोज, गवेषणा या अनुसंधान। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है खोज, गवेषणा या अनुसंधान। 16वां प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रारंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। प्रारंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। पहला विकल्प है ईसवी सन के स्थान पर संवत का प्रयोग करना, रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना, इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उनकी जांच करवाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ में साहित्य के इतिहास का क्या अर्थ था, ये प्रश्न है। तो ईसवी सन के स्थान पर संवत का प्रयोग करना, या रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, या रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना, या फिर इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच करवाना। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, ये तीसरा जो बिंदु है, रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना, ये इसका सही उत्तर होगा। आइए विद्यार्थियों, 17 नंबर जो प्रश्न है, 17वां, साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? काल क्रमानुक्रमी पद्धति होनी चाहिए, वर्णानुक्रमी पद्धति होनी चाहिए, समाजशास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए, या फिर विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति होनी चाहिए? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा विकल्प, विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 18वां प्रश्न, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप निश्चित ही विशेष के अंतर्गत रखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण के अंतर्गत रखेंगे। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है वर्णमाला के अक्षर क्रम के कृतिकारों का परिचय, यानी वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित, या फिर विद्यार्थियों काल क्रमानुसार कवियों का परिचय, या फिर जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण करना। तो ये कौन सा इसमें सही होगा विद्यार्थियों, अनुमान लगाइए आप जल्दी से, आप तय करिए कि साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण करना। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर ये विकल्प नंबर 4 है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, या फिर विकासवाद का सिद्धांत। तो प्रिय विद्यार्थियों, 19वें प्रश्न का सही उत्तर है युग चेतना का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है रचनाकारों के जन्म स्थान व जन्मतिथि निर्धारित करना, या फिर रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, या काल निर्धारण व नामकरण करना, या फिर किसी कृति का सही भाषा रूप निर्धारित करना। तो विद्यार्थियों, 20वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? काल निर्धारण व नामकरण करना। यानी साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या था? वह काल निर्धारण व नामकरण करना था। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक विवादास्पद कार्य था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काल विशेष के रचयिताओं का, युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, या मत विशेष का प्रतिपादन, या फिर विद्यार्थियों पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। तो आइए 22वां प्रश्न है, 84 वैश्रवण की वार्ता, 200 वैश्रवण की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? यानी 84 वैश्रवण की वार्ता, 200 वैश्रवण, 52 वैश्रवण की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? कालक्रम या संसंबत के कारण जो है, या युगीन चेतना के कारण, या प्रवृत्ति विश्लेषण के अभाव के कारण, या फिर उक्त तीनों के अभाव के कारण। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर है उक्त तीनों के अभाव के कारण जो है ये 84 वैश्रवण की वार्ता, 200 वैश्रवण की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से जो है इतिहास नहीं माना गया, निम्नलिखित में से इन्हीं कारणों के आधार पर, यानी कालक्रम एवं संसंबत, युगीन चेतना और प्रवृत्ति विश्लेषण, इनका अभाव था। इसलिए जो है 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता और भक्तमाल को जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सका। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? कर्नल टॉड ने, गारसा दत्तासी ने, ग्रियर्सन ने, कैरे ने? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गारसा दत्तासी ने। अगला प्रश्न है, तासी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में, यानी तासी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है? गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, या ये शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, या फिर द लिटरेचर द ला एंदुई ए हिंदुस्तानी? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प, द लिटरेचर द ला एंदुई ए हिंदुस्तानी। द लिटरेचर द ला एंदुई ए हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है। तो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ये जो 26वां प्रश्न है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिए। गारसा दत्तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गारसा दत्तासी लिखित हिंदी साहित्य इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घालमेल हो गया है। यानी कौन सा कथन असत्य है विद्यार्थियों? तो इसमें असत्य कथन जो है वो यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये नहीं है, इसमें घालमेल भी हुआ है। ये इसमें अंग्रेजी वर्णाक्षर काल विभाजन का अभाव है पूरी तरह से। और यह ग्रंथ 1839 ईस्वी में इसका प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये सही है। यानी गारसा दत्तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में, इसलिए ये सही है। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है, निश्चित ही अभाव है, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये नहीं है। और इसमें हिंदीतर भाषी
कवियों का भी घालमेल हो गया है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही होगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है ग्रियर्सन को जाता है, गारसा दत्तासी को जाता है, या शिव सिंह सेंगर को जाता है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय गारसा दत्तासी को जाता है। विकल्प नंबर 2 सही है। 28वां प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? सन 1850 ईस्वी में, सन 1863 ईस्वी में, सन 1873 ईस्वी में, सन 1883 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों सन 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास का प्रकाशन हुआ था? मिस्र बंधु विनोद का, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी का, या मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, या शिव सिंह सरोज का? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये सही उत्तर है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो कर्नल जेम्स टॉड हैं, या जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, या गारसा दत्तासी हैं, या फिर फादर कामिल बुल्के हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? शिव सिंह सरोज को कहा जाएगा, 284 वर्षों की वार्ता को कहा जाएगा, या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा जाएगा, या फिर भक्तमाल को कहा जाएगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, 31वें प्रश्न का सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में साहित्य का, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा। 32वां प्रश्न है विद्यार्थियों, ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, जर्मन में? तो ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, ये पहला विकल्प सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, ग्रियर्सन लिखित हिंदी साहित्य इतिहास को सच्चे अर्थों में साहित्य का इतिहास मानने का कारण क्या है? समस्त लिखित सामग्री का काल क्रमानुसार कालखंडों में विभाजन, या फिर काल विशेष का प्रवृत्त्यात्मक विश्लेषण सहित प्रेरणा स्रोतों का उल्लेख, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिस्थित्यात्मक विवेचन, या उपयुक्त सभी? तो विद्यार्थियों, ये सारी बातें जो है जॉर्ज ग्रियर्सन को सच्चे अर्थों में साहित्य का इतिहास मानने में सम्मिलित हैं। समस्त लिखित सामग्री का काल क्रमानुसार काल खंडों में विभाजन, यह भी जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में है। काल विशेष का प्रवृत्त्यात्मक विश्लेषण सहित प्रेरणा स्रोतों का उल्लेख, यह भी है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिस्थित्यात्मक विवेचन, यह भी इनके ग्रंथ में है। तो इसलिए उपयुक्त सभी, ये जो चौथा विकल्प है ये सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का नामोल्लेख कीजिए। तो मिस्र बंधुओं द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया, इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास था, या हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास था, या मिस्र बंधु विनोद था, या मिस्र बंधु साहित्य सागर? तो प्रिय विद्यार्थियों, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का नाम था मिस्र बंधु विनोद। इसका तीसरा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे सन 1913 ईस्वी में। चौथा भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1814 में प्रकाशित हुआ था, या 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, या 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, या विद्यार्थियों 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों 1934 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। तो विद्यार्थियों, आज बस हम लोग 35 प्रश्न
और उसके उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। फिर अगले वीडियो में आगे 36वें प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप निश्चित रूप से शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़े रहिए और लाभान्वित होते रहिए और लोगों तक वीडियो को शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंदमग्न रहिए, पढ़ते रहिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, नमस्कार।